बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। रसायन के कालांश रसायन की पाठशाला में आज एक नए अध्याय की शुरुआत करते हैं। इससे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अध्याय चल रहा था बच्चों। मैं आशा कर रहा हूं मेरे सभी बच्चों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से समझ लिया होगा। आइए नए अध्याय की हेडिंग लगाते हैं, रासायनिक बलगतिकी अर्थात केमिकल काइनेटिक्स। क्या पढ़ना है हमें? केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स क्या होगा, पहले इस बात को थोड़ा सा संक्षेप में अध्ययन कर लें। केमिकल काइनेटिक्स क्या होगा कि जिसके अंदर रसायन विज्ञान की वह ब्रांच होगी जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं की गति एवं विधि, मतलब इसकी मैकेनिज्म, किस विधि से रासायनिक अभिक्रिया हो रही वो और किस गति से रासायनिक अभिक्रिया हो रही वो, दोनों का अध्ययन किया जाएगा। यहां पे वह ब्रांच केमिकल काइनेटिक्स कहलाएगी। अर्थात जो भी केमिकल रिएक्शंस होंगी उन केमिकल रिएक्शन की रेट क्या होगी और उनकी मैकेनिज्म क्या होगी, दोनों बातों का अध्ययन यहाँ पे हम करेंगे। बच्चों इसमें एक बात और भी अच्छी है, क्योंकि आपकी जो 12th के रसायन विज्ञान के सिलेबस में टॉपिक हैं वो अलग अलग पार्ट हैं केमिस्ट्री के, अर्थात पिछला वाला पार्ट आगे वाले पार्ट से बहुत कम संबंधित है। संबंधित तो है, कंसंट्रेशन का पद आएगा थोड़ा बहुत, लेकिन ये अपने आप में एक सेपरेट पार्ट है। रसायन विज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण भाग है बच्चों ये। इससे बहुत से प्रश्न आपकी सभी तरह की परीक्षाओं में, आईआईटी हुआ, जी मेंस हुआ, AIEEE हुआ, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, सभी बोर्ड परीक्षाओं में इसके प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप लगातार मेरे साथ बने रहेंगे तो निश्चित ही यह अध्याय बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत आसानी से आप सारे कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। जितना आपकी परीक्षाओं में आना है उससे ज्यादा कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे। चलिए आइए, रसायन विज्ञान के एक खूबसूरत चैनल में मैं आनंद सरवरिया, हम मिलकर रसायन विज्ञान की नई हेडिंग लगाते हैं, केमिकल काइनेटिक्स अर्थात रासायनिक बलगतिकी, जिसके अंतर्गत हम पहले रासायनिक अभिक्रियाओं की रेट का अध्ययन कर रहे हैं। किसका अध्ययन कर रहे हैं बेटा? रासायनिक अभिक्रियाओं की रेट का अध्ययन कर रहे हैं, अर्थात रासायनिक क्रिया की गति, रासायनिक क्रियाओं का वेग हम निकाल रहे हैं। पहले क्या निकाल रहे हैं? रासायनिक क्रियाओं का वेग अर्थात रेट ऑफ रिएक्शन। क्या निकाल रहे हैं? रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं पहले हम कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। सामान्यतः जब केमिकल रिएक्शन प्रोग्रेस हो रही होती है, सामान्यतः जो भी केमिकल रिएक्शंस हैं वो प्रोग्रेस हो रही हैं, जैसे जैसे कोई केमिकल रिएक्शन, जैसे रिएक्टेंट इक्वल टू प्रोडक्ट है, अगर ये प्रोग्रेस हो रही है, जैसे जैसे समय बीतेगा इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन लेस होता जाएगा। कैसा होता जाएगा? जैसे जैसे समय बीतेगा क्रियाकारक अर्थात रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होता जाएगा और धीरे धीरे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलता जाएगा, अर्थात इसका जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ता जाएगा। समय के सापेक्ष रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में चेंज आ जाएगा। यही चेंज बच्चों आपका रासायनिक अभिक्रिया का वेग कहलाता है। अर्थात वेग क्या हुआ? वेग हुआ या गति हुई कि निश्चित समय अंतराल में क्रियाकारक व उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। क्या हुआ? निश्चित समय अंतराल में क्रियाकारक व उत्पादों की सांद्रता में जो भी परिवर्तन होगा वह अभिक्रिया की वेग कहलाएगा, रेट कहलाएगा। अर्थात रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुआ?
रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू चेंज इन concentration of reactant and product divided by time interval। अर्थात निश्चित समय में क्रियाकारकों उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल। ठीक है नहीं, यदि क्रियाकारक रिएक्टेंट होगा तो रिएक्टेंट की रेट में क्या हो रहा है बच्चों, रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, अर्थात ये हो जाएगा माइनस डी आर अपॉन डी टी। डी की जगह डेल्टा लिखते हैं अभी, डी आर अपॉन डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, और ये हो जाएगा प्लस पी अपॉन डेल्टा टी, डीपी अपॉन डी हो जाएगा। ठीक है ना। प्रश्न बच्चों कभी कभी ये भी आता है, आप जब पढ़ेंगे तो यहां कभी डेल्टा लिखा आएगा, कभी डी लिखा आएगा। इस हिसाब से हम देखेंगे तो हमारी जो रेट ऑफ रिएक्शन की रिएक्शंस होंगी वो दो प्रकार की हो जाएंगी, दो प्रकार की हो जाएंगी। एक हो जाएगी औसत वेग निकालेंगे, औसत वेग निकालेंगे हम, उसको हम डेल्टा से लिखेंगे। डेल्टा लिखा होगा तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होगी। अगर तात्क्षणिक लिखा है इंस्टेंट, तात्क्षणिक वेग होगा अर्थात इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन होगी तो उसको हम डी से डिनोटेड करेंगे। ये भी आपको याद रखना है। औसत वेग एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस डेल्टा से डिनोटेड करेंगे, और जो तात्क्षणिक वेग होगा, जो इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शंस होगी, उसको यहां से करेंगे। अब प्रश्न यह आता है इसमें हमें कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाओं की वेग की गणना करनी है। रासायनिक अभिक्रियाएं तो बहुत प्रकार की होती हैं बच्चों, है ना। सामान्यतः हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं तीन प्रकार की होती हैं। अत्यंत तीव्र अभिक्रियाएं। अत्यंत तीव्र अभिक्रियाओं मतलब जैसे हमने अम्ल में क्षार मिलाया, अम्ल में क्षार मिलाया, तुरंत लवण और जल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बिल्कुल तेजी में ही लवण और जल बन जाएगा। यह अभिक्रिया बहुत तीव्र गति से हो जाती है, लगभग 1 पिको सेकंड में ही संपन्न हो जाती हैं। जैसे ही मिलाया तुरंत लवण और जल बन जाएगा। इन अभिक्रियाओं की स्टडी हम नहीं कर पाए क्योंकि हम प्रयोगशालाओं में इतनी तीव्र गति से गणनाएं नहीं कर सकते। अर्थात अत्यंत तीव्र होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए वेग की गणना हम अपनी प्रयोगशालाओं में या सामान्य क्रियाओं द्वारा नहीं कर सकते हैं। नंबर 2, अत्यंत मंद गति से होने वाली क्रियाएं। अत्यंत मंद गति अगर क्रियाओं की होगी, जैसे कि लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, यह मंद गति की होने वाली रासायनिक अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया के जब होती है तो 1-2 साल लग जाते हैं। जब लोहे की अगर एक रॉड को एटमॉस्फेयर में खोला रखेंगे तो 1 साल बाद उसमें जंग लगना लग जाती है। यह भी मंद गति की अभिक्रिया है। इसको भी हम रासायनिक अभिक्रिया की, इस रासायनिक अभिक्रिया के वेग की गणना इस अध्याय में नहीं करेंगे। हम यहां पढ़ेंगे मध्यम गति से होने वाली क्रियाएं। कौन सी वाली? मध्यम गति से होने वाली, मध्यम गति से होने वाली क्रियाएं। जैसे यदि हमने लिखा एथायन है, इसका हम हाइड्रोलिसिस करा, इसको हम अब हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं निकिल की प्रेजेंट में। इसके 2 बॉन्ड टूटेंगे और दोनों पर धीरे धीरे एक हाइड्रोजन आता जाएगा। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बन जाएगा। यह अभिक्रिया जो होगी ये औसत गति से होने वाली रासायनिक अभिक्रिया है। इस औसत गति से होने वाली अर्थात मध्यम गति से होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग की गणना हम यहां करेंगे। ये बात आपको समझ में आ रही है? चलिए हम एक एग्जाम्पल लगाते हैं।
एग्जाम्पल है, हमने माना एक रिएक्शन दी हुई है 2A प्लस 3B गिव्स 4C। इसके लिए रेट निकालना है, एवरेज, औसत वेग इसका निकालना है। औसत वेग क्या होगा? निश्चित समय अंतराल में A की सांद्रता में कमी, B की सांद्रता में कमी और C की सांद्रता में वृद्धि होगी। चलिए क्या हो जाएगा? -1/2 डेल्टा A डिवाइडेड बाई डेल्टा T, या लिख सकते हैं -1/3 डेल्टा V डिवाइडेड बाई डेल्टा T, या लिख सकते हैं 1/4 डेल्टा C डिवाइडेड बाई डेल्टा T। ये इसकी रेट की रिएक्शन होगी, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होगी। अब प्रश्न आता है यहां माइनस क्यों लगा है? माइनस इसलिए लगाया गया है जैसे जैसे समय बीतेगा इसकी सांद्रता में कमी होगी। यहां 2 क्यों लगाया है बच्चों? 2 स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है, पिछले अध्यायों में 11th में हमने आपको पढ़ाया था। फिर भी आपको अगर नहीं आता है, आपको ऐसा याद रखना है, यहां जिस भी गुणांक का गुणा होगा, यहां जिस भी गुणांक का गुणा होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू का जो गुणा होगा, उस गुणांक को हम नीचे लिखेंगे। ये वाली बात आपको याद रखनी है। क्या कह रहा हूं मैं? जिस भी गुणांक का गुणा होगा उसको हमें कहां लिखना है? नीचे लिखना है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना? अर्थात ये इसकी एवरेज रेट हो गई है। अच्छा, एक प्रश्न और भी आता है, प्रश्न आता है एप्रियंस और डिप्रियंस। एप्रियंस की बात करेंगे। एप्रियंस का मतलब होता है बनना, उत्पाद का बनना। अगर एप्रियंस आती है, एप्रियंस रेट ऑफ रिएक्शन आ जाती है। क्या कह रहा हूं मैं? कभी कभी आपको एप्रियंस रेट ऑफ रिएक्शन की गणना करनी पड़ेगी। क्वेश्चन आया एप्रियंस रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए, अगर इसकी बात करेंगे, यहां कुछ भी लगाते हैं, एप्रियंस तो सी हो रहा है ना। एप्रियंस का मतलब होता है उत्पाद का बनना, उत्पाद के बनने की रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, अलग से निकालें, उत्पाद की नहीं निकाल रहे, उत्पाद के बनने की रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं। तो इसमें कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू का डिवाइड नहीं होगा, डायरेक्ट dC/dt लिखा जाएगा। कभी कभी दिया रहेगा एप्रियंस रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए, इसका मतलब dA/dt। डिसएप्रियंस रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ दिस, डिसएप्रियंस में क्या हो जाएगा? डिसएप्रियंस दिया होगा, अगर डिसएप्रियंस दिया होगा, ये तो सी था, डिसएप्रियंस रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए क्या हो जाएगा? डेल्टा A अपॉन डेल्टा T। एक बार दोबारा हेडिंग समझाते हैं बच्चों। रासायनिक बलगतिकी में हम रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग और रासायनिक अभिक्रियाओं की मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। वेग क्या होगा? वेग निश्चित समय के अंतराल में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन में जो भी चेंज आएगा वो उस केमिकल रिएक्शन की रेट कहलाएगी, अर्थात रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। रिएक्टेंट के केस में इसके कंसंट्रेशन में डिक्रीज होगा और प्रोडक्ट का केस में प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। सामान्यतः हम इन अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे जो कि मीडियम रेट से होती हैं। उन अभिक्रियाओं की स्टडी इस अध्याय में की जाएगी, ठीक है ना? हमने एक रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखी, हम लिख सकते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। यहां जो भी कोफिशिएंट होगा, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो अपॉन में आएगी, आपको ऐसे याद रख सकते हैं, नहीं तो वैसे ही स्टोइकियोमेट्रिक रेशो होता है उसको लिखा जाता है ऐसे। और माइनस क्यों लगाया गया? क्योंकि इसकी कॉन्सेंट्रेशन में कमी हो रही है। यदि एप्रियंस और डिसएप्रियंस की बात जब भी की जाएगी तो यहां कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आएगी, डायरेक्ट लिखा जाएगा, कोई भी साइन भी नहीं आएगा, सारी वैल्यू पॉजिटिव में रहेगी। अगर आपको ज्यादा चाहिए तो मॉड भी लगा सकते हैं। आप क्या लगा सकते हैं? क्योंकि मॉड से बाहर जो भी निकलती है उसकी वैल्यू कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। ये बात हम जान चुके थे, ठीक है ना? अब हमें देखना है इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट क्या होती है रेट की। रेट क्या था? जो रेट था, रेट इक्वल टू था चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट
या आर लिख दे रहा है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल। अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन सामान्यता में यहाँ मोलरिटी लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों? मोलरिटी, यानी कि मोल पर लीटर, और टाइम इंटरवल को हम सेकंड में लेते हैं। किसमें लेते हैं? सेकंड में लेते हैं। तो यूनिट क्या हो गई? मोल लीटर, मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स, अर्थात रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या हो गई है? मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स, ये इसकी यूनिट हो गई है। इसको नोट कर लो। अगला टॉपिक, इसके कुछ न्यूमेरिकल भी कराते हैं बेटा, नोट कर लो उसको। चलिए एक दो क्वेश्चन लगाते हैं। एक केमिकल रिएक्शन दी हुई है जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा है। ये कह रहे हैं रिएक्टेंट का जो प्रारंभिक सांद्रता थी, यानी R1 था, वो था 0.3 मोल प्रति लीटर। ये इसकी प्रारंभिक सांद्रता थी। 10 मिनट पश्चात, क्या कह रहा हूं मैं, यदि T दिया है 10 मिनट पश्चात, 10 मिनट पश्चात इसकी सांद्रता जो R2 थी वो 0.2 मोल प्रति लीटर रह गई। कितने मिनट पश्चात? 10 मिनट पश्चात इसकी सांद्रता 0.2 मोल प्रति लीटर रह गई, अर्थात कुछ भाग उत्पाद में बदल गया। तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। क्या निकालना है? रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, ठीक है नहीं? रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के लिए निकालना है, और चेंज इन टाइम इंटरवल, और माइनस साइन है यहाँ पे लगाना पड़ेगा मैं, चूंकि इसका डिक्रीज हो रहा है। चलिए रखते हैं, माइनस R2 माइनस R1 होता है ये, और ये T2 माइनस T1, चूंकि समय शुरुआत से लिया गया है तो T1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, अर्थात इसकी वैल्यू डायरेक्ट 10 आएगी। R2 कितना है? R2 माइनस 0.2, R1 कितना है? 0.3 डिवाइडेड बाई 10। आंसर कितना आया? 0.1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 10, यानी कि 1/100, यानी कि 0.01। रेट ऑफ रिएक्शन कितनी आ गई है? 0.01, या लिख दे 1 × 10⁻⁻2 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स आ गई है। प्रश्न आता है यदि इसे सेकंड में निकालना है तो यहां मिनट को हम क्या करेंगे? इस मिनट को 60 से गुणा करके सेकंड में बदल लेंगे, और सेकंड से भी निकाल सकते हैं, सेकंड से भी निकाल सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लगा लेते हैं, एक क्वेश्चन और लगाते हैं हम। एक क्वेश्चन दिया है, एक रिएक्शन दी है 2A = प्रोडक्ट। क्या दिया हुआ है? 2A = प्रोडक्ट दिया हुआ है, जो इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है R1 दे रखा है 0.05 मोल पर लीटर, मोलर, और R2 दे रखा है 0.03 मोल पर लीटर। तो 10 मिनट में ये पोजीशन हुई है, 10 की जगह हम 20 लिख दे रहे हैं। 20 मिनट में यहां से यहां कंसंट्रेशन हो जाता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है एवरेज के फॉर्म में। क्या हो जाएगा? अगर हम निकालेंगे एवरेज की बात करें, क्या हो जाएगा? डेल्टा R अपॉन डेल्टा T। इसकी, और ये भी करना है, इसको हमें सेकंड में निकालना है। किसमें निकालना है? सेकंड में निकालना। तो T हो गया 20 × 60 सेकंड हो गया। चलिए अब तो वैल्यू रखना है, R निकालना है, एवरेज में निकालना है, R2 माइनस R1 अपॉन T। R2 कितना दिया है? R2 दे रखा है 0.03, R1 0.05, डिवाइडेड बाई T कितना है? 20 × 60 हो गया, 20 × 60 हो गया, क्योंकि मिनट से सेकंड में बदल दिया हमने। माइनस माइनस प्लस हो गया, 0.02 डिवाइडेड बाई 20 × 60। यहां से ये हटाया तो 10 आ गया, और 2 से ये
10 बार कट गया, यानी आया 1/6 गुणा आ जाएगा 1000 हो गया ना, 3 जीरो मिला के। इसको यहां लिख के 1 जीरो और बढ़ा लो बेटा, कितना आएगा? 6 बन जा 6, 4 बचे 6, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36 इंटू 10⁻⁻4। ये इसकी रेट ऑफ रिएक्शन आ गई, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स में इसकी यूनिट हो गई। ये बात आपको समझ में आ रही है ना कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे। अब प्रश्न आता है रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफीय निरूपण कैसे करेंगे हम। क्या करना है इसका? ग्राफीय निरूपण। ग्राफीय निरूपण। चलिए, हमने माना एक कर्व में हमने क्या किया, यहां पे एक कर्व बनाते हैं जिसमें टाइम और कंसंट्रेशन, टाइम और कंसंट्रेशन किसके लिए ले रहे हैं अभी हम? रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ले रहे हैं। और टाइम तो हम जानते हैं जैसे जैसे समय बीतेगा, समय आगे बढ़ेगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होता जाएगा। हम जान रहे हैं रिएक्शन प्रोग्रेस होगी तो रिएक्टेंट धीरे धीरे कम होता जाएगा, अर्थात इसका इस तरह से ग्राफ आएगा। इसका कर्व जो आएगा वो इस तरह से आएगा। ये कर्व कभी भी कंप्लीटेशन की ओर नहीं होता, क्योंकि कोई भी केमिकल रिएक्शन 100% कंप्लीट नहीं होती है, ये भी आपको याद रखना है। हमने माना इनिशियल कंसंट्रेशन R1 था, उस समय टाइम T1 था। कितना था टाइम? टाइम T1 था। जब T2 टाइम हुआ तो कंसंट्रेशन R2 हो गया। T2 टाइम पर कंसंट्रेशन R2 हो गया, तो इसकी जो एवरेज रेट आएगी ये कितना हो गया? अच्छा, इनका अंतर भी देख लें। ये जो अंतर हुआ बच्चों, ये वाला अंतर, ये डिफरेंस डेल्टा T हुआ और ये वाला डिफरेंस डेल्टा R हुआ। क्या हुआ? डेल्टा R हो जाएगा। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कितनी आ जाएगी? डेल्टा माइनस आएगा। क्यों माइनस आएगा? रिएक्टेंट कितनी निकाल रहे हैं? डेल्टा R अपॉन डेल्टा T। अगर इसको लिख देंगे माइनस R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, ऐसे भी लिख सकते हैं। यदि यही रिएक्शन प्रोडक्ट के लिए हो रही है, अब किसके लिए हो रही है? प्रोडक्ट की बात करें हमने माना ये टाइम है, ये कंसंट्रेशन है किसका? प्रोडक्ट का। कंसंट्रेशन किसका है? प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है। तो हम जानते हैं जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, अर्थात जो कर्व आएगा वो कर्व इस तरह का आएगा। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज होगा, अर्थात अगर यहां कंसंट्रेशन, ये जो T1 टाइम था, यहां R1 है T1 टाइम पर, तो जो T2 टाइम आएगा वो R2 हो जाएगा। R2 R1 से ज्यादा होगा। ये T2 टाइम होगा तो R2 इसका कंसंट्रेशन हो जाएगा। तो इसके लिए अगर रेट निकालेंगे, एवरेज रेट आएगी, क्या आएगी? डेल्टा P डिवाइडेड बाई डेल्टा T, या हम लिख देंगे P2 माइनस P1 डिवाइडेड T2 माइनस T1। ठीक है ना? ये इसकी रेट हो जाएगी, एवरेज रेट हो जाएगी। ये इसकी एवरेज रेट हो जाएगी। इस तरह का कोई क्वेश्चन दिया हो, यदि कर्व दिया है, प्रश्न दिया है हमें कि एक प्रश्न है जिसमें एक कर्व बना रखा है, यहां दिया है टाइम इन सेकंड और यहां दे रखा है कंसंट्रेशन, किसका दे रखा है? H2 का दे रखा है, हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन दे रखा है। एक कर्व बना है और रिएक्शन लिखी है N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। ये केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है। इस केमिकल रिएक्शन के लिए कर्व दे रखा है कि जब R1 कंसंट्रेशन था कितना? R1 की वैल्यू थी 10 और टाइम था 2 सेकंड बाद। 2 सेकंड में 10 कंसंट्रेशन था, 10 मोल प्रति लीटर थे। कब? 2 सेकंड में। जैसे रिएक्शन प्रोग्रेस हुई
हम 2 से 6 सेकंड पहुंचे, 2 से 6 सेकंड पहुंचे, इसका कंसंट्रेशन घटकर 4 मोल प्रति लीटर हो गया। किसका? हाइड्रोजन का। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है, इस केमिकल रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। क्या निकालना है हमें? रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है एवरेज के फॉर्म में। दूसरा, इस केमिकल रिएक्शन में डिसएप्रियंस रेट ऑफ, डिसएप्रियंस मतलब खत्म हो रहा है तो N2 निकालना है। क्या निकालना है? डिसएप्रियंस रेट ऑफ N2 निकालना है। और हमें निकालना है प्रोडक्शन ऑफ, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NH3 निकालना है। एप्रियंस ऑफ, क्या निकालना है? एप्रियंस ऑफ NH3 निकालना है। 3 चीजों की गणना करनी थी हमें। क्या? रेट ऑफ रिएक्शन, डिसएप्रियंस ऑफ N2 और एप्रियंस ऑफ NH3। 3 बातों की यहां गणना करनी है। चलिए हम करते हैं। हम जानते हैं इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? रेट ऑफ रिएक्शन जब होगी तो ये दोनों क्या होंगे? कंसंट्रेशन में कम होगी, अर्थात क्या आएगा? माइनस डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T। ये भी माइनस 1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T और इक्वल टू हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/2 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T। ये इसकी रिएक्शन हो जाएगी। इसको मिटा दें थोड़ा, यहां हो जाएगा ना क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा, रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है। यहां से क्या मिल सकता है हमें? यहां से हमें DH2 अपॉन DT मिल सकता है। क्या मिल सकता है भाई? DH2 अपॉन DT मिल सकता है। जो H2 है उसकी डिसएप्रियंस की रेट मिल सकती है हमें। कैसे मिलेगी भाई? हम लिखेंगे R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई, माइनस में आता है, डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। R2 कितना दिया है भाई? R2 दे रखा है 4, माइनस R1 10 है और T2 है 6 और T1 2 है। यानी आंसर आया बेटा माइनस 6 अपॉन 4। कितना आंसर आया? माइनस 6 अपॉन 4, यानी आ गया 3/2, यानी कि आ गया माइनस 1.5। ये क्या आ गई? डिसएप्रियंस ऑफ हाइड्रोजन। डिसएप्रियंस ऑफ हाइड्रोजन मिल गई हमें। अब हम कोई भी चीज निकाल सकते हैं। हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है। हमने रेट ऑफ रिएक्शन लिखी। रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू होती माइनस 1/3 डेल्टा H2 डिवाइडेड बाई डेल्टा T। वैल्यू पुट कर दें, माइनस 1/3 मल्टीप्लाई बाई माइनस 1.5। माइनस से माइनस ने माइनस को मार दिया, यहां लगाया, यहां 10 आ गया, ये इससे 5 बार कट गए, यानी 0.5। कितना आ गया? 0.5 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। क्या आ गया? 0.5 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स किसकी हो गई? रेट ऑफ रिएक्शन हो गई। अब हमें निकालना था डिसएप्रियंस ऑफ N2। इसी से कर लो। हम जानते हैं डिसएप्रियंस ऑफ N2 कितना होगा? डिसएप्रियंस ऑफ N2 होगा डेल्टा N2 डिवाइडेड बाई डेल्टा T। यह हमने बताया था जब भी डिसएप्रियंस निकालेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं रखेंगे, तो यहां से मिल जाएगा हमें डायरेक्ट। ये तो रेट ऑफ रिएक्शन के सीधा सीधा है। कैसा है ये? रेट ऑफ रिएक्शन के सीधा सीधा है। ये कितना हो जाएगा? इक्वल टू होता है रेट ऑफ रिएक्शन माइनस में रेट ऑफ रिएक्शन, और वैल्यू दे रखी है, माइनस से माइनस मर जाएगा, आंसर आएगा 1.5। कितना आ जाएगा आंसर? क्वेश्चन है एप्रियंस ऑफ NH3 निकालना है हमें। अगर क्या निकालना है हमें? यहां निकाल लेते हैं एप्रियंस ऑफ NH3। NH3 का एप्रियंस कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं DNH3 डिवाइडेड बाई DT। T की जगह डेल्टा बोल रहा हूं मैं, डेल्टा T। अच्छा, ये वाली वैल्यू कहां से मिलेगी हमें? हम रेट ऑफ रिएक्शन रख देंगे, इसमें 3 का गुणा कर देंगे। कितने का गुणा कर देंगे? 3 का गुणा हम लगा देंगे, हमें मिल जाएगी एप्रियंस ऑफ NH3 मिल जाएगी।
कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं बेटा। इस तरह के एक दो क्वेश्चन और लगाते हैं, इनको आप नोट कर लो। चलिए एक रिएक्शन और लगाते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन और लगाते हैं। एक रासायनिक क्रिया दी है, क्रिया कौन सी क्रिया दी है बच्चों? 2N2O5 gives 4NO2। क्या दिया बच्चों? 2N2O5 gives 4NO2 प्लस कितने हो गए? 8 हो गया ना, या 10 थे, प्लस O2। ये अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में, ये जो रासायनिक अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में जो N2O5 है, N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता 2.5 मोल प्रति लीटर है। कितनी है भाई? प्रारंभिक सांद्रता 2.5 मोल प्रति लीटर है। 25 मिनट बाद, 25 मिनट पश्चात, जब 25 मिनट बीत गए, इसके बाद इसकी सांद्रता 25 मिनट पश्चात इसकी सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर रह जाती है। कितनी रह जाती है बच्चों? 1 मोल प्रति लीटर रह जाती है। इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए हमें रेट ऑफ रिएक्शन इन मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स में ज्ञात करना है, अर्थात टाइम की वैल्यू सेकंड में ज्ञात करना है। दूसरा, हमें NO2 के उत्पादन की दर ज्ञात करनी है। किसके? NO2 के उत्पादन की दर भी हमें ज्ञात करनी है, अर्थात एप्रियंस ऑफ NO2 ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है? एप्रियंस ऑफ NO2। पहले इसकी रेट की एक इक्वेशन लिख लें कि हम क्या जानते हैं भाई, औसत वेग जो होता है, औसत वेग अर्थात एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? हम लिखेंगे 1/2 माइनस में कंसंट्रेशन ऑफ DN2O5 डिवाइडेड बाई dt और इक्वल टू हो जाएगा 1/4 कंसंट्रेशन ऑफ डेल्टा, डी नहीं लिखना है, NO2 डिवाइडेड बाई dt। उसकी हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसलिए उसको हम लिख नहीं रहे हैं। प्रश्न क्या है? पहले इसका औसत वेग निकालना है। हमें क्या निकालना है? औसत वेग। चलिए निकालते हैं। R एवरेज हम जानते हैं -1/2। ये जो चेंज इन कंसंट्रेशन है, अर्थात R2 माइनस R1। R2 हमें दे रखा है, R2 कितना दे रखा है भाई? R2 हमें दे रखा है 1, माइनस R1 कितना दे रखा है? R1 हमें दे रखा है 2.5, और टाइम इंटरवल हमें दे रखा है 25 मिनट। चूंकि हमें सेकंड में निकालना है, इसलिए हमने इसमें क्या किया? 60 को डिवाइड कर दिया। 60 का इसमें हमने क्या किया? भाग दे दिया। अब क्या आंसर आया? माइनस से माइनस मर जाएगा और आएगा 1/2 इंटू 1.5 बचेगा, और 25 और 60 आ जाएगा। ठीक है ना? इसको हमने हटा दिया और यहां एक 0 लगा दिया। क्या हुआ? ये इससे 40 टाइम कट गए। कितने टाइम कट गए बेटा? 40 टाइम कट गए। आंसर कितना आया? 1/2, और ये जो हो जाएगा बच्चों 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। एक 0 और बढ़ा दें, आंसर सही आएगा, यानी आएगा 5 × 10⁻⁻4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये किसकी वैल्यू हो गई है? ये हो गई है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। कितनी हो गई? 5 × 10⁻4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। दूसरा प्रश्न था हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 था कि हमें एप्रियंस ऑफ NO2 निकालना था। हम जानते हैं एप्रियंस और डिसएप्रियंस जब भी आएगा उसमें हम न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं रखेंगे, अर्थात क्या कह रहा हूं मैं? NO2 के उत्पादन की दर क्या हो जाएगी भाई? डेल्टा NO2
डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, अर्थात इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। यहां इसकी वैल्यू में मिल रही है रेट ऑफ रिएक्शन में। कैसे मिल रही है भाई? रेट ऑफ रिएक्शन एवरेज इक्वल टू होता था 1/4 डेल्टा NO2 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। चलिए इसकी वैल्यू मालूम है हमें, इसकी वैल्यू कितनी है 4, ये लिख दिया हमने, और डेल्टा NO2 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हमें मालूम है, इसको 4 लेगा ना। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कितनी है हमारी 5 इंटू 10⁻⁻4 और मल्टीप्लाई बाई 4 और हो गया। क्योंकि ये वाला 4 यहां आ गया तो क्या हो गया डेल्टा NO2 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 20 आएगा, और 20 का 0 हटा देंगे तो आएगा 2 इंटू 10⁻⁻3। क्या हो जाएगा डेल्टा NO2 डिवाइडेड डेल्टा टी। अर्थात प्रश्न था NO2 के उत्पादन की दर क्या होगी? NO2 के उत्पादन की दर 2 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होगी। यूनिट क्या हो जाएगी? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, इसकी यूनिट हो जाएगी। ये भी आपको समझ में आ रहा है। एक प्रश्न और आता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं? क्या कह रहा हूं मैं? प्रभावित करने वाले कारक। बेटा किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को सामान्यतः बहुत से कारक प्रभावित करते हैं। उनमें से कुछ का अध्ययन हम अगले कालांशों में करेंगे। एक हम देखेंगे ताप पर हमारा वेग क्या चेंज होता है, और सांद्रता और दाब पर देखेंगे। यदि गैस रिएक्शन होगी तो दाब की व्याख्या करेंगे, और यदि लिक्विड रिएक्शन अर्थात कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन की रिएक्शन होगी तो सांद्रता की व्याख्या की जाएगी। और इसके अलावा उत्प्रेरक की उपस्थिति, उत्प्रेरक अपनी उपस्थिति से भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग में कुछ परिवर्तन कर देता है। इन सब की व्याख्या अभी इस कालांश में आगे भी की जाएगी। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया की वेग को मुख्यतः निम्न कारक प्रभावित करेंगे, ताप, दाब और उत्प्रेरक की उपस्थिति। अगले कालांश में नई हेडिंग के साथ पुनः मुलाकात होगी।